हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेयर में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे कैनोट हीट इंजन का जो इफिशियंसी है उसका डेरिवेशन करने वाले हैं। और उसके लिए हमें क्या लगेगा, तो उसके लिए हमें जो कैनोट साइकिल है वो लगने वाला है। देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेडब्ल्यू नीट में कई सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। कैनोट हीट इंजन होगा या तो फिर कैनोट रेफ्रिजरेटर पे क्वेश्चन एक जरूर आता है, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ना। तो मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर डायग्राम पहले निकाल देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी निकालता हूँ, ठीक है। तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अब जो कैनोट साइकिल है उसमें हमने देखा कि सपोज इनिशियल प्रेशर P1 V1 है। तो जो सिलेंडर था, ओके, तो आइडियल सिलेंडर की बात चल रही है वहां पे, जिसकी जो वॉल्स होगी वो इंसुलेटेड होती है, जिसका बेस कंडक्टिंग होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले प्लीज 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 करके उसको देख लो, क्योंकि उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ओके, तो जो P1 V1 है, यहां से जो प्रोसेस है वो एक्सपांड करती है, क्योंकि आपने उस सिलेंडर को किस पे रखा है, सोर्स पे रखा है। तो इसने एक्सपांड कर दिया, और ये जो एक्सपांशन है ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है। कौन सा है? आइसोथर्मल एक्सपांशन है। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया, और नया जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो P2 और V2 है। ओके, उसके बाद में यहां पे एडियाबैटिक एक्सपांशन होता है। एडियाबैटिक एक्सपांशन, यहां पे हम क्या करते हैं, तो पहले हमने उसको सोर्स Q1 पे रखा था। उसके बाद में जो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है उसको हमने इंसुलेटिंग पैड पे रख दिया। तो वो इंसुलेटिंग हो गया उसका जो बेस है, और उसकी वजह से कोई भी हीट जो है ना वो बाहर एक्सचेंज नहीं कर सकती। और जो एक्सपांशन होगा उस केस में वो होगा एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या होता है, सपोज ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है तो उसका टेम्परेचर T1 है, जो कि चेंज नहीं होगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। बट जो एडियाबैटिक एक्सपांशन है उसमें जो टेम्परेचर है वो फॉल करेगा, क्योंकि भाई वो अपनी इंटरनल एनर्जी को ही इस्तेमाल करेगा एक्सपांशन करने के लिए, क्योंकि बाहर से हीट तो नहीं मिल रही है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो जो T2 है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, ये T1 टेम्परेचर का, यानी आइसोथर्म है T1 टेम्परेचर का, ये आइसोथर्म है T2 टेम्परेचर का। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन के बाद हमने उसको किस पे रख दिया, सिंक पे रख दिया, और हमें वो सिंक पे वो क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो यहां पे हमें मिलेगा वो मिलेगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये जो ग्राफ है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन का है, और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, T2 है, जो कि सिंक का टेम्परेचर होगा। उसके बाद में आप उसको फिर से इंसुलेटिंग पैड पर रख दोगे तो जो कंप्रेशन होगा वो एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। एडियाबैटिक, तो यहां पे ये जो फोर्थ प्रोसेस है ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो ऐसे चार प्रोसेसेस से जो कैनोट का आइडियल हीट इंजन है वो गुजरता है, और फिर यहां पे ये जो एरिया कवर्ड बाय साइकिल है, दिस इज अवर वर्क डन। तो ये ही है हमारा वर्क डन। तो इतना वर्क डन कोई भी जो हीट इंजन है वो परफॉर्म करेगा जब इन चारों साइकिल के थ्रू वो जाएगा। अब देखो, हमें जब हीट इंजन की इफिशियंसी निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ईटा इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये फॉर्मूला हमने हीट इंजन में डिराइव किया है, ये फॉर्मूला हमारे पास था। अब हमें यहां पे Q2 चाहिए, Q2 यानी हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, और Q1 चाहिए हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स। तो ये यहां पे देखो, आइसोथर्मल एक्सपांशन जब होता है तब आपने उसको सोर्स पे रखा, तो वहां पे वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पे जो वो वर्क डन करता है वो एक्चुअल में हीट एब्जॉर्ब के बराबर होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारा, तो चेंज इन हीट, यानी मैं डायरेक्ट Q ही लिख देता हूं, Q इज इक्वल टू क्या होगा, U प्लस वर्क डन। तो भाई ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है, यानी चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो यहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, और जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है वो इक्विवेलेंट होगी वर्क डन के। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन हुआ वो W1 है, यहाँ पे W2 है, यहाँ पे W3 और यहाँ पे W4। तो चारों प्रोसेसेस का वर्क डन हमारे पास है। तो एक्चुअल में आप Q1 यानी हीट एब्जॉर्ब अगर निकाल रहे हो तो इसका मतलब आपको जो वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 1 है वो निकालना है। ओके, और जब आप Q2 की बात करोगे, Q2 यानी हीट एब्जॉर्ब ड्यू टू, सॉरी, हीट रिजेक्टेड ड्यू टू ड्यूरिंग दी आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है तो जो हीट रिजेक्ट हो रही है, यानी सिंक जो ले रहा है
उस हीट को आपको निकालना है तो वो भी यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पर प्लस वर्क डन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ ये W3 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी 0 ले सकते हैं क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो T2 टेम्परेचर था तो उतना ही टेम्परेचर इसके दौरान भी रहेगा। तो जो Q2 है वो W3 के बराबर है, Q1 जो है वो W1 के बराबर है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस W3 बाय W1। अब हम सिर्फ W3 यानी वर्क डन ड्यूरिंग दिस आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड वर्क डन ड्यूरिंग दिस आइसोथर्मल एक्सपेंशन उसी में इंटरेस्टेड है। ये जो दोनों है वो ऐसे भी तो 0 हो जाते हैं, जितना एक्सपेंशन में वर्क डन होता है उतना ही इसमें होता है। ये हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें भी देख लिया था। तो हम इन दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमें बस ये मिल जाए, हम उसकी वैल्यू यहां पे पुटअप कर देंगे और हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अब देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन कितना होगा। तो हम वर्क डन 1 की बात करेंगे, वो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन का जो हमारा फॉर्मूला है वर्क डन का वो है RT log टू द बेस E, यहां पे V2 बाय V1। V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम है जो कि V2 है, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम V1 है, तो एज इट इज। और जो टेम्परेचर है आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब हो रहा है तो वो T1 टेम्परेचर है। तो ये आपका वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 1 हो गया। वैसे ये वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस 3 क्या है? वो है RT log टू द बेस E। यहां पे अभी वॉल्यूम कौन सा? फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम यहां पे कितना है? देखो ये जो प्रोसेस है ये वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है? तो ये P1 V1 है, ये P2 V2 है, ये P3 V3 है और ये P4 V4 पॉइंट है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो V4 है और जो ये वॉल्यूम है वो V3 है। ओके, तो ये वर्क डन है हमारा। और टेम्परेचर कितना है? T2 टेम्परेचर है। बट यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन है। कंप्रेशन का जो वर्क डन होता है वो निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वो किस पे हो रहा है? सिस्टम पे हो रहा है। और हम लेते हैं जब सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है तो नेगेटिव, और जब सिस्टम वर्क डन कर रही है सराउंडिंग पे तो वो पॉजिटिव लेते हैं। तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस अगर मैंने इसको यहां पे दे दिया तो ये बन जाएगा RT2 log टू द बेस E V3 बाय V4। ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि पावर क्या हो गई? -1 होगी, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब आप यहां से W3 बाय W1 कर सकते हो। तो अगर आपने इसको W3 बाय W1 मैं यहीं पे कर देता हूं, ठीक है। तो W3 बाय W1 किया है तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको RT2 log टू द बेस E V3 बाय V4, ओके, डिवाइडेड बाय RT1 log टू द बेस E V2 बाय V1। बस आपको अभी क्या करना है? R कट करना है यहाँ पे और आपको मिल जाएगा, देखो T2 बाय T1 log टू द बेस E V3 बाय V4 और ये log टू द बेस E V2 बाय V1। ओके, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे? फिर से साइकिल पे चलते हैं और चेक करते हैं। तो हम पहली जो प्रोसेस है, पहले प्रोसेस के लिए अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन में पहली प्रोसेस के लिए क्या लिख सकता हूं? तो पहली प्रोसेस के लिए इक्वेशन ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा। तो ये है उसका इक्वेशन। आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन हो कंप्रेशन हो, दोनों के लिए एक ही इक्वेशन होगा क्योंकि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब ये जो सेकंड प्रोसेस है ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो हमारा इक्वेशन होता है वो होता है PV टू द गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पे कितना होगा? ये होगा P2 V2, ओके, टू द पावर गामा, वेयर गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, इज इक्वल टू P3 V3 टू द पावर गामा। ओके, अब जो थर्ड प्रोसेस है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो इसके लिए जो इक्वेशन आएगा वो आइसोथर्मल वाला यानी बॉयल्स लॉ। तो वो आएगा P4 या तो फिर P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4। ये इक्वेशन आएगा हमारा इसके लिए। और इसके लिए क्या इक्वेशन आएगा? तो फिर से PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसके लिए आएगा यहां पे P1
V1 to the power gamma is equals to P4 V4 to the power gamma। अब क्या करते हैं, हमारे पास चार इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। चार इक्वेशन है। अब इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे से। तो हमें क्या मिला, ये मिला P1 V1, देन P2 V2 टू द पावर गैमा, देन P3 V3, देन P4 V4 टू द पावर गैमा। तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूं, ठीक है। मैंने इसे लिखा है यहाँ पे पहले P4 है ना, P4 V4 और ये फिर P1 V1। वैसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं उसको वैसे लिख देता हूं, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा ना समझने के लिए। ओके, अब उसके बाद में हम राइट हैंड साइड की सारी जो है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा P2 V2, ये हो गया P3 V3 टू द पावर गैमा, ये हो गया P4 V4 टू द पावर गैमा और फिर P1 V1 टू द पावर गैमा। ओके, ये P2 V2, देन P3 V3 गैमा, देन P4 V4 है, ये यहाँ पे गैमा नहीं है। ओके, चलो मैंने सब लिख लिए। अब देखो ये P1 मुझे इधर दिख रहा है तो इधर P1 दिख रहा है, दोनों कट हो जाएंगे। P2 दिख रहा है तो इधर भी P2 दिख रहा है, कट हो गया। P3 कट हो गया, P4 कट हो गया। अब इधर क्या बचा है, तो इधर बचा है V2 टू द पावर गैमा, V4 टू द पावर गैमा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं, ये भी बचा है, ये है V1 और ये है V3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा है V2 V3 टू द पावर गैमा, V4 V1 टू द पावर गैमा। अब क्या करते हैं, इस V2 को इधर लेके आते हैं, ओके, और साथ में V4 को भी इधर लेके आते हैं और ये जो V1 V3 है उधर भेजते हैं उसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 टू द पावर गैमा बाय V2 और ये होगा V4 टू द पावर गैमा बाय, इधर से एक V4 आएगा इज इक्वल टू, ये इधर जाएंगे तो V3 टू द पावर गैमा बाय V3 और ये होगा V1 टू द पावर गैमा बाय V1। ओके, तो जिसके उसके नीचे हमने उसको लिख लिया और ये V2 अब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 है तो ये -1 होगा। तो ये है V2 टू द पावर गैमा -1, ये होगा V4 टू द पावर गैमा -1 इज इक्वल टू V3 टू द पावर गैमा -1, देन होगा V1 टू द पावर गैमा -1। ओके, अब इनको कंबाइन कर लेते हैं तो V2 V4 टू द पावर गैमा -1 इज इक्वल टू V3 V1 टू द पावर गैमा -1। देन उनकी पावर ले लेते हैं गैमा -1 दोनों साइड में। तो दोनों साइड में अगर हमने पावर ले ली तो ये हमें मिलेगा V2 V4 इज इक्वल टू V3 V1। ओके, अब यहां पे देखो तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, V1 को इधर कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा V2 बाय V1 इज इक्वल टू V3 बाय V4 और यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। V2 बाय V1 इज इक्वल टू V3 बाय V4। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो तो आपको मिल रहा है log टू द बेस V3 बाय V1, ओके, और ये यहाँ पे V3 बाय V4 और यहाँ पे मिल रहा है V2 बाय V1। तो ये V3 बाय V4 इज नथिंग बट इक्वल टू V2 बाय V1। तो अगर मैं यहाँ पे V2 बाय V1 इसको लिख देता हूं तो ये तो दोनों कट हो जाएंगे और मुझे मिलेगा T2 बाय T1। तो मुझे वर्क डन ड्यूरिंग 3 प्रोसेस टू दी 1 प्रोसेस इज इक्वल टू T2 बाय T1 और इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो मुझे इफिशियंसी मिल जाती है 1 माइनस T2 बाय T1। तो ये है कैनॉट हीट इंजन की इफिशियंसी। आ गया समझ में, कैनॉट हीट इंजन की इफिशियंसी हमें मिल चुकी है 1 माइनस T2 बाय T1। ओके, तो अब ये कैनॉट हीट इंजन की मिली है। अब हमें क्या चाहिए, हमें रेफ्रिजरेटर की, जो कैनॉट रेफ्रिजरेटर है उसकी इफिशियंसी चाहिए। तो चलो उसकी इफिशियंसी हम निकालते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूं। ओके, अब ये यहां तक हमें समझ में आ चुका है। अब जो रेफ्रिजरेटर है उसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला आप सभी को पता है। क्या है उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला है कि भाई कितनी हीट आप फ्रीज से निकाल रहे हो यानी सिंक से निकाल रहे हो, Q2 बाय वर्क डन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 बाय Q1 माइनस Q2, या तो फिर दोनों साइड में अगर Q1 से डिवाइड कर दे तो हमें मिलेगा Q2 बाय Q1
डिवाइडेड बाय 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब यहां पे Q2 बाय Q1 यही हमारा W3 बाय W1 था, जो हमने ऑलरेडी अभी यहां पे लिखा था। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं इसकी जगह पे, तो ये W3 बाय W1 यही हमारा T2 बाय T1 है। तो ये ऐसे हो गया, देखो Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू W3 बाय W1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया T2 बाय T1 1 माइनस T2 बाय T1। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे T2 बाय T1 अपॉन, इसको अगर हम ऐसे भेजते हैं तो T1 माइनस T2, देखो ये मल्टीप्लाई करेगा डिवाइडेड बाय T1, तो T1 कट हो गया और हमें मिला T2 बाय T1 माइनस T2। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द, इसका ये यहां पे नहीं लिखा है हमने, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसका है, रेफ्रिजरेटर का है, रेफ्रिजरेटर्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमें दोनों का क्या मिल चुका है, फॉर्मूला मिल चुका है। एक तो ईटा, इसका फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाय T1, ये जो हीट इंजन है उसकी इफिशियंसी, और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस T2 बाय T1 माइनस T2। तो अंडरस्टैंड हुआ आपको? चलो अभी इस पे जो बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स है उनको हम यहाँ पे लेंगे और सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया आ जाए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे टैकल करना है। चलो, तो जो JEE 2020 में आया है क्वेश्चन उसको सबसे पहले देखेंगे। तो 2020 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था कि एक कैनॉट हीट इंजन है जिसकी इफिशियंसी कितनी है, इसकी इफिशियंसी है 1/10। ओके, इतनी इफिशियंसी उसकी दी है। अब आप इस हीट इंजन को इस्तेमाल कर रहे हो एज अ रेफ्रिजरेटर, और जब आप रेफ्रिजरेटर की तरह काम करवा रहे हो उससे, तो जो वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, रेफ्रिजरेटर में वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, हीट इंजन में वर्क डन मिलता है हमें, रेफ्रिजरेटर में करना पड़ता है। तो वो जो वर्क डन वो करेगा, वो कितना करेगा, 10 जूल इतना वर्क डन कर रहा है सपोज। तो जो अमाउंट ऑफ हीट उसको एब्जॉर्ब करनी होगी, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर है उसका काम ही है भाई हीट को एब्जॉर्ब करना, तो सिंक से जो वो हीट लेगा Q2 वो आपको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे वर्क डन दिख रहा है, यहाँ पे Q2 दिख रहा है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि हम डिफाइन करते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए। क्या होता है वो होता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर वर्क डन आपने वर्क किया हुआ। तो ये Q2 बाय W, ये फॉर्मूला हम क्या कर लेते हैं, पहले डिराइव कर लेते हैं। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है T2 बाय T1 माइनस T2, जो कि हमने अभी अभी डिराइव किया था। ओके, और वैसे हमें इफिशियंसी का भी फॉर्मूला पता है, हीट इंजन की इफिशियंसी होती है 1 माइनस T2 बाय T1। ओके, तो यहां से हमें पता चल गया कि जो T2 बाय T1 है वो होता है 1 माइनस ईटा, बराबर है। तो ये हमें फॉर्मूला यहां से मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको T1 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन मिल गया T2 बाय T1 अपॉन 1 माइनस T2 बाय T1। तो भाई हमने क्या किया, ये जो T2 बाय T1 की 1 माइनस ईटा वैल्यू थी उसको यहाँ पे रख दिया, अपॉन 1 माइनस ये भी 1 माइनस ईटा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा यानी ईटा। तो ये आया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला आपको मिल चुका है, तो आपको Q2 भी मिल जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं अभी, Q2 बाय वर्क डन इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा। ईटा की वैल्यू क्या है, 1/10 है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, एकदम चिल्लर। ओके, तो 1 माइनस 1/10 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 9/10 अपॉन 10 माइनस, अरे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे मैंने 1/10 लिखना चाहिए सिर्फ। ओके, तो 1/10 इज इक्वल टू 10 कैंसिल हो गया और इसका आंसर आया 9। तो जो Q2 है वो कितना आएगा, वर्क डन उधर गया मल्टीप्लाई हुआ 9 इंटू वर्क डन, 9 इंटू वर्क डन का जो वैल्यू है वो 10 जूल है, तो इसका आंसर आया 90 जूल। ओके, तो 90 जूल आंसर आ चुका है। तो कितनी हीट उसको एब्जॉर्ब करनी होगी, तो 90 जूल इतनी हीट उसको एब्जॉर्ब करनी
होगी। ओके, तब जाके उसकी जो इफिशियंसी है वो इतनी होगी। ओके, तो चलो अब दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। तो दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, वो भी JEE 2020 में आया हुआ है। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो ये भी एग्जांपल हमारा क्या है, इसमें देखो आपको क्या दिया है, ये कैनॉट हीट इंजन के बारे में है। ये जो क्वेश्चन है कैनॉट हीट इंजन का एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे जो सोर्स है उसका जो टेम्परेचर है वो आपको दिया है 900 केल्विन, और जो सिंक है उसका टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन, और आपको बोला गया है कि इंजन परफॉर्म कर रहा है वर्क डन 1200 जूल, इतना वर्क डन वो परफॉर्म कर रहा है। तो लो टेम्परेचर को जो हीट एनर्जी डिलीवर हो रही है वो आपको पूछा है। तो लो टेम्परेचर को जो हीट एनर्जी डिलीवर होती है वो Q2 होती है, बस आपको Q2 निकालना है। ठीक है, सो दिस इज द गिवन डेटा। क्या है, एक कैनॉट हीट इंजन है जिसका जो हायर टेम्परेचर है यानी सोर्स का टेम्परेचर है वो 900 केल्विन है, सिंक का टेम्परेचर 300 केल्विन है, और उसको वो जो वर्क डन दे रहा है वो वर्क डन कितना दे रहा है, वो 1200 जूल इतना वर्क डन दे रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट की है उसने सिंक को, वो अमाउंट ऑफ हीट Q2 आपको निकालना है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है, बट हम क्या करेंगे, उसको इजी कर लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले Q1 निकाल लेते हैं। Q1 निकल गया तो Q2 निकल जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, Q1 निकालते हैं, क्योंकि Q1 निकालना इजी होगा, क्योंकि हमें इफिशियंसी पता है। इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी की भैया आपको कितना वर्क डन मिल रहा है और कितनी हीट जो है सोर्स से आप ले रहे हो, तो ये उसका फॉर्मूला है हीट इंजन का। ओके, तो यहाँ पे इसका दूसरा जो फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर जो अभी हमने कैनॉट हीट इंजन के लिए निकाला, तो कैनॉट हीट इंजन इसको बोला है, तो ये 1 माइनस T2 बाय T1 होता है, यानी ये हो गया 1 माइनस 900 बाय 300, 0 0 0 0 कट हो गया, 3 3 9, तो ये कितना हो गया, अरे मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे भी यार, आज क्या उल्टा हो रहा है मुझसे। तो ये T2 बाय T1 है, तो ये 300 बाय 900। ओके, चलो तो ये 0 0 0 0 कट, 3 3 जा, तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाय 3, तो 3 माइनस 1 2 बाय 3। ओके, तो ये जो इफिशियंसी है ये 2 बाय 3 आ चुकी है। बस आपको ये यहाँ पे रखना है, तो वर्क डन बाय Q1 इज इक्वल टू 2 बाय 3, तो यहां से Q1 मिल जाएगा आपको, Q1 इज इक्वल टू 3 W बाय 2, यानी 3 बाय 2 W। तो Q1 कितना आएगा, तो वर्क डन कितना है, 1200 है, तो 3 इंटू 1200 बाय 2, ये हो जाएगा 600, और ये 6 3 जा 1800 जूल। तो हमें मिल गया Q1 जो कि है 1800 जूल, और वर्क डन 1200 जूल है, तो भाई Q2 निकल जाएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2। तो इसका मतलब Q2 का वैल्यू, ओके, हीट रिजेक्टेड का आएगा Q1 माइनस वर्क डन। तो Q1 कितना निकला है, 800 जूल, वर्क डन है 1200 जूल, तो ये हो गया 600 जूल्स। तो Q2 इज इक्वल टू 600 जूल्स। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा JEE 2020। देख रहे हो आप कि कितने इजी क्वेश्चंस है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे चिल्लर एग्जांपल आप सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो, तो क्या होगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो ठीक है, आगे का एग्जांपल लेते हैं। आगे का जो एग्जांपल है हमारा वो JEE 2019 में आया हुआ था। तो JEE 2019 में ये एग्जांपल आया हुआ था। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है कि भाई इफिशियंसी जो है 1/6 है। ओके, कब इफिशियंसी 1/6 है, तो जब रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो T2 है। तो आपको दिया है एक कैनॉट हीट इंजन, और कैनॉट हीट इंजन का जो इफिशियंसी है वो 1/6 है, और उसका जो टेम्परेचर है वो T2 है। तो ये इफिशियंसी कब है, जब टेम्परेचर T2 हो। उसके बाद में आपको बोला है कि ये टेम्परेचर, ये जो सिंक का टेम्परेचर है वो अगर 62 डिग्री से लोअर होता है, यानी 62 से अगर वो कम होता है, तो जो इफिशियंसी है वो डबल हो जाएगी, यानी 2 इंटू ये वाला, ये N2 इज इक्वल टू 2 ईटा 1। ठीक है, तो ईटा 2 इज इक्वल टू 2 ईटा 1, या तो फिर आप N1 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ईटा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/6 यानी 1/3। तो ये 1/3 इफिशियंसी होगी जब टेम्परेचर कितना होगा T2 माइनस 62 होगा। तो अब आपको बोला गया है कि सोर्स का टेम्परेचर T1 एंड सिंक का टेम्परेचर T2, ये दोनों बताओ जो प्रीवियस में थे, ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। 2019 में आया था न्यूमेरिकल, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया। चलो अब सॉल्यूशन इसका कैलकुलेट करते हैं। चलो सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना होगा। तो ईटा 1 का फॉर्मूला आएगा 1 माइनस T2 बाय T1। ओके, तो 1 माइनस T2 बाय T1 इसका फॉर्मूला आ गया। यहां से मुझे T2 बाय T1 का फॉर्मूला मिल जाएगा। T2 बाय T1 होगा 1 माइनस ईटा 1। 1 माइनस ईटा 1 कितना है, ईटा 1 है 1/6, तो ये हो गया 5/6। 6 माइनस 1 5/6। तो T2 बाय T1 आपको मिल चुका है और वो कितना है 5/6 है। अब जब हम ईटा 2 निकालेंगे तो ईटा 2 आएगा 1 माइनस, अब टेम्परेचर कितना हो चुका है T2 माइनस 62 इतना हो चुका है बाय T1। तो सोर्स का टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो सोर्स का टेम्परेचर उतना ही है। और यहाँ पे एफिशिएंसी ईटा 2, तो ईटा 2 कितना है, तो ईटा 2 हमने यहाँ पे निकाला कितना है, ईटा 2 1/3 है। 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये देखो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, T2 बाय T1 है ये। ओके, सेपरेट कर देता हूं T2 बाय T1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 62 बाय T1। ठीक है, इस फॉर्मेट में आके देखो मैंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया, ये माइनस T2 बाय T1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 62 बाय T1 हो गया। अब देखो 1 माइनस T2 बाय T1 ये किसकी वैल्यू है, ये इफिशियंसी की है, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये पता होना चाहिए। तो इफिशियंसी ईटा 1 कितना है 1/6 है, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 62 बाय T1। इसको सॉल्व करो। अब ये 1/6 है, इधर आएगा सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 1/3 माइनस 1/6 ये कितना हो जाएगा, ये फिर से 1/6 होगा। 1/3 माइनस 1/6 होता है 1/6। ओके, इज इक्वल टू 62 बाय T1। तो T1 कितना आया, T1 आया 62 इंटू 6। इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 6 जा 36 प्लस 1 37। तो ये 372 केल्विन, ये सब केल्विन में है। ठीक है, तो केल्विन में आंसर आएगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो डिग्री सेल्सियस लिया है ना, 62 डिग्री सेल्सियस दिया था, लेकिन फिर भी आपने इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। तो ये मैंने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये डिफरेंस है भाई, डिफरेंस केल्विन का डिफरेंस और डिग्री सेल्सियस का दोनों का सेम ही होता है। नहीं समझ में? चलो समझा देता हूं। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि 27 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो वो आएगा, आप बोलोगे 27। चलो अभी केल्विन में बताता हूं। तो केल्विन में 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 300 केल्विन। ओके, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। तो अब सब्ट्रैक्ट करो 300 केल्विन माइनस 273 केल्विन, कितना आया 27, है ना। तो दोनों का डिफरेंस सेम आता है, चाहे आप डिग्री सेल्सियस लो चाहे आप केल्विन लो, तो डिफरेंस जब आएगा तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसलिए ये ले लिया, डिफरेंस की बात चल रही थी। तो 372 केल्विन यानी कितना बन जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में आपको ऑप्शन में दिया है तो आप डिग्री सेल्सियस में लिखोगे। अब आपको क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो बस ये जो फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करो। कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है हमारा T2 बाय T1 का। तो कितना आएगा, T2 बाय T1 इज इक्वल टू 5/6 है, तो T2 इज इक्वल टू 5/6 इंटू T1। तो T1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 इंटू T1, केल्विन में ही लेना, केल्विन में 372 डिवाइड करो तो 6 6 जा रिमेन 1, 6 2 जा, ओके, देन 5 2 जा 10 0, तो 6 5 जा 30 प्लस 1 31, तो 310 केल्विन ये आ गया T2। इसको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो तो डिग्री सेल्सियस में T2 आ जाएगा आपका कितना 37, क्योंकि 300 केल्विन यानी 27, तो 310 यानी 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया टेम्परेचर T1 सोर्स का और टेम्परेचर T2 सिंक का। तो दोनों भी टेम्परेचर आपको मिल चुके हैं और यहाँ पे हमारा जो JW 2019 का है वो भी न्यूमेरिकल खत्म होता है। तो इस तरीके से हमने तीनों जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर लिया। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको 3 न्यूमेरिकल पढ़ा दिए। चलो आज के लिए बस इतना ही।
यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।